जयपुर के एक छोटे से गांव में एक मोना नाम की लड़की अपनी गरीब माँ सीमा और पिता श्याम के साथ रहती थी। मोना के पिता श्याम अक्सर बीमार रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बेचारी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके घर चलाने लायक पैसे कमा लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना बहुत खूबसूरत थी और अब वो शादी लायक भी हो गई थी। इसलिए सीमा और श्याम को मोना की शादी की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन सीमा श्याम से कहती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है। गांव वाले सभी मुझे ताना देते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी कब करेंगे। कोई अच्छा सा लड़का देखकर बिटिया की शादी ही कर दो। अरे भाग्यवान, कहाँ से कर दूं अपनी बिटिया की शादी? अभी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और फिर हमारी गरीब बिटिया से शादी कौन करेगा? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का पंडित उनके घर पर आता है। अरे श्याम भाई, तेरे तो भाग्य खुल गए। तूने इतनी सुंदर बिटिया को जो जन्म दिया है। पंडित जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारी बिटिया के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। क्या कहा? हमारी बिटिया के लिए? हमारी बिटिया के लिए रिश्ता? कौन भेजेगा भला? अरे तुम उन नाथूलाल को जानते हो जो कुछ साल पहले गांव छोड़कर शहर में चले गए थे? हाँ पंडित जी, बिल्कुल। उनके बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ से निकलते ही उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया और अब वो बहुत अमीर हैं। हाँ श्याम जी, उन्होंने आपकी बेटी को देखा है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपकी बिटिया के रिश्ते के लिए भेजा है। अगर आप दोनों की हाँ हो तो रिश्ता पक्का कर दूं। बड़े घर के रिश्ते को देख श्याम और सीमा बिना सोचे समझे अपनी बिटिया का रिश्ता उनके लड़के से कर देते हैं। कुछ ही दिनों में मोना की शादी नाथूलाल के बेटे सोहन से हो जाती है। शादी के बाद जब मोना का गृह प्रवेश होता है, सोहन की माँ गायत्री, अरे देखो जरा, हमारे घर पर चांद का एक टुकड़ा आया है। इतनी सुंदर बहू तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी होगी। अरे सोहन बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए। ले चांदनी, जरा थाली पकड़, देखें तो बहू अपने साथ क्या कुछ लेकर आई है। गायत्री अपनी नौकरानी चांदनी को थाली पकड़ाकर मोना का दहेज देखने जाती है, जहाँ उसे गाड़ी में केवल एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है जिसमें केवल मोना के कपड़े होते हैं। संतोष, केवल एक बक्सा? अरे कितने भूखे घर की है, जरा भी दहेज लेकर नहीं आई। गायत्री तभी मोना से अपनी नाक चढ़ा लेती है। ये सब देख मोना को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे गायत्री मोना को रोज ताने कसने लगती है। एक दिन मोना किचन में खाना बना रही होती है। अरे ओ महारानी, 4 रोटी भी ठीक से नहीं बनाई गई तुझसे। अरे कुछ तो शर्म कर, मुंह उठाकर ऐसे चली आई, कुछ तो लेकर आती। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, मैं उनसे क्या लेकर आती? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर गायत्री मोना का हाथ गरम गरम तवे पर रख देती है, जिससे मोना का हाथ बुरी तरह जल जाता है। माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। अब तुझे अकल आएगी कि मुझसे जुबान लड़ाई तो ऐसा ही बुरा हाल कर दूंगी तेरा। हाँ। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और बेचारी मोना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। माँ, पिताजी, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे अच्छा होता मैं कभी शादी ही नहीं करती। मोना शादी के बाद बहुत परेशान रहने लगती है और हार कर एक दिन वो अपने पति सोहन से कहती है, सोहन जी, मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा हो रहा है। आपकी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं और 1-2 दिन उन्होंने मेरा हाथ भी जला दिया था। अगर मैं गरीब हूँ और घर से कुछ नहीं लाई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मोना परिवार से परेशान तो थी ही, अब वो अपने पति से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सभी लोग उसे बस दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए एक दिन वो घर छोड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गई, जिसके बाद उसके माता पिता उसे समझाने लगते हैं, बेटी, शादी के बाद ससुराल ही लड़कियों की आखिरी चौखट होती है। बेटी, अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखकर कभी कोई गलत कदम मत उठाना। मोना उदास मन से न चाहते हुए भी वापस अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद एक दिन मोना घर में सफाई कर रही होती है और तभी उसकी सास उसे आकर कहती है, लो जी, कर लो बात। पहले तो शादी में कुछ दिया नहीं और अब इस कलमुही के माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या कहा माँ जी? मेरे माता पिता स्वर्गीय हो गए हैं? ये आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? बहू चिल्ला मत, अच्छा हुआ जो वो मर गए, और जब कर्ज लेना बस का नहीं था तो शादी कर्ज लेकर क्यों की? इसीलिए अभी तेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। चलो, धरती से कुछ बोझ हल्का हो गया। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोना के ऊपर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा हो।
हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। मेरा इस दुनिया में मेरे माता पिता के अलावा कोई भी नहीं था और तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना कुछ किया, उसके बावजूद भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के पीछे इतना जलील किया। अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये कहकर भागते हुए वो अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो एक खत लिखती है जिसमें लिखा होता है, मैं एक गरीब परिवार से थी और शायद मैं गरीब हूं इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर्जा लेकर की ताकि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझसे हर दिन दहेज की फरमाइश की। जब परेशान होकर मैं वापस अपने घर गई तो मेरे माता पिता को पता चला कि मैं खुश नहीं हूं और इसी कारण शायद उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। लेकिन अब मैं अपनी सास और अपने पति का टॉर्चर और सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। ये सब मोना एक खत में लिख देती है और पंखे से चुन्नी बांधकर आत्महत्या कर लेती है। मोना के मरने के बाद गायत्री के घर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद पुलिस को मोना का लिखा हुआ खत मिल जाता है और पुलिस गायत्री और सोहन को दहेज मांगने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक दहेज के लालच ने 3 लोगों की जान ले ली। हमारे समाज में दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुई है। यदि कोई गरीब है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और शादी के बंधन को दिल से निभाना चाहिए, न कि दहेज से तौलना चाहिए। गरीब होना कोई पाप नहीं है। यदि आप किसी से शादी करते हैं तो लड़की का दिल देखिए और उसकी इज्जत कीजिए। इतनी भीड़ है बाजार में, क्या सब्जी लूं? सब कुछ तो महंगा है। मम्मी, इतनी देर से पैदल चल रही हो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। पिंकी, अभी 10 मिनट हुए नहीं हमें घर से निकले, तेरी फरमाइश शुरू हो गई। रुक, दिलवाती हूँ। ओ भैया, वो 5 रुपए वाली आइसक्रीम आती है ना? जी मैडम, 5 रुपए वाली आती है, बहुत तरह की। कौन सी दूं? अच्छा, ऐसा भी तो होता है। तुम आइसक्रीम के 2 हिस्से करके भी बेच देते हो, यानी कि 2.5 रुपए का एक हिस्सा। वो पहले मिलता था मैडम, अब जमाना बदल गया। मम्मी, पूरी आइसक्रीम ले दो ना, बस 5 रुपए की तो है। नहीं, वैसे भी ठंडी चीजों से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। दिला दो मम्मी, इतनी देर से पैदल चलाए जा रही हो। अच्छा रुक, ओ चुस्की वाले, एक 50 पैसे की चुस्की बना दे और रस जरा ज्यादा डाल देना। बहन जी, 50 पैसे का अब कुछ नहीं आता, कम से कम 5 रुपए की चुस्की है। 3 रंग डालूंगा, खट्टा काला अलग। ये ले 2 रुपए, एक रंग का शरबत ही डाल कर दे दे। पता नहीं कहाँ से कंजूस लोग खाली पीली दिमाग खराब करने आ जाते हैं। कुछ बोला तुमने? नहीं बहन जी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अरे माँ जी ने करेले लाने को बोले थे। ये सब्जी वाला तो महंगे देगा, वो सामने सब्जी वाला बैठता है, उसी से ले लेती हूँ। ओ भैया, ये करेले क्या रेट दिए? ये 20 रुपए पाव दिए। इतने महंगे करेले, और वो जो अलग रखे हुए हैं? 10 रुपए किलो, पर ये 3 दिन पुराने हैं, छाटने पड़ेंगे। कोई नहीं, यही दे दो, ये लो 10 रुपए। राशि स्वभाव से बहुत कंजूस थी। हर वक्त कंजूसी करना, बचाने के चक्कर में सस्ती चीज खरीदने में ही उसका दिमाग चलता रहता था। राशि की सास और पति भी उसकी इस आदत से वाकिफ थे। राशि, ये कैसे करेले खरीद लाई है? सारे बीज पके हुए हैं, 2 में तो सुंडी निकल आई है। माँ जी, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, लाओ मुझे दो, मैं काट लेती हूँ। कुछ भी तो नहीं है, ये साफ साफ निकाल लो। बनने के बाद सारी सब्जी एक ही जैसी लगती है। अब मैं इस घर की बहू हूँ, मैं बचत नहीं करूंगी तो लोग तो मुझे ही कहेंगे ना कि बहू घर नहीं संभाल सकती। सबको पता है तू कितनी कंजूस है। राम राम कौशल्या बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुमित्रा बहन, आज बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे वो कल्पना का रिश्ता पक्का हो गया है, 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है। लड़का अच्छा था, हम लोगों से हैसियत में भी बेहतर है। अब माँ जी बोलेंगी चाय के लिए, फिर 1 कप चाय में दूध चीनी पत्ती लग जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है सुमित्रा बहन। राशि, जा सुमित्रा बहन के लिए चाय बना ला। अरे नहीं नहीं, मैं अभी वो क्या होता है, रूह अफ़ज़ा वाला दूध, वही कल्पना ने बना लिया था, वही पीकर आई हूँ। अच्छा, मैं तो बस बनाने ही जा रही थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अरे एक काम कर, सेब काट कर ले आ। लाती हूँ। ये सेब भी कितने बड़े बड़े हैं। सबसे छोटा सेब, हाँ ये काट देती हूँ, और ये इसके छोटे छोटे टुकड़े। अब प्लेट भरी हुई लग रही है। वैसे मैं हूं तो बहुत समझदार, ऐसे थोड़ी घर चला रही हूँ। ये क्या काट कर ले आई, 2 टुकड़े सेब के 8 टुकड़े बना लाई। इसने तो कंजूसी में हद ही पार कर दी है।
अच्छा कौशल्या बहन, चलती हूँ। राशि, इतनी कंजूसी क्यों करती हो? अच्छा लगता है इतना छोटा सा सेब काट कर आगे लाकर रख दिया। माँ जी, पूरे 8 टुकड़े थे, मैंने गिन कर प्लेट में रखे थे। अब इतने महंगे सेब एक दिन में खत्म थोड़ी कर दूंगी। राशि, आज तुमने ऑफिस में लंच में मुझे कौन सी सब्जी दी थी? कुछ समझ में ही नहीं आया, पर स्वाद कुछ पकौड़ों का था। अरे दे दिया ना चकमा। परसों तुम बाजार से जो पकौड़े लाए थे, मैंने थोड़े से बचाकर फ्रिज में रख लिए थे। उन्हीं पकौड़ों की सब्जी बनाकर तुम्हें दे दी थी। राशि, तुमने 2 दिन पुराने पकौड़ों की सब्जी बना दी। पता है बासी चीजें कितना नुकसान करती हैं? माँ जी, सब कहने की बातें हैं। अगर ऐसे ही चीजें फेंकती रही तो बचत कैसे करूंगी? फिर बोलोगे कैसी बहू है जो बचत नहीं करती। मम्मी, मेरे सारे स्केच कलर्स खत्म हो गए। देखो, इनमें से एक भी नहीं चल रहा। कोई खत्म नहीं हुए हैं, अभी 6 महीने पहले ही तो दिलवाए थे। लाओ इधर मुझे तो, अभी सारे कलर्स चलने लगेंगे। मम्मी, ये क्या कर रही हो? स्केच पानी में क्यों भर रही हो? अरे तू बस देखती जा। जान, मैं तेरे बराबर की थी ना, ऐसे ही स्केच पेन में पानी भरकर 2 साल चला लेती थी। ये देख चलने लगे। पता नहीं क्या कर दिया, नए नहीं दिलवा सकती थी। नए लेने जाओ तो पता है कितने महंगे हैं, फालतू के 50 रुपए लग जाते। वैसे मैंने सही किया, 50 रुपए बचा लिए। कंजूसी के मामले में तो बड़े बड़े कंजूसों को पीछे छोड़ दिया है इस राशि ने। राशि हर चीज में कंजूसी करती थी, ये बात उसकी कामवाली भी जानती थी। ऐसे ही एक सुबह, ये ले साबुन और टुकड़े बना ले। राशि भाभी, इस बार छोटे टुकड़ों की जगह बड़े बना दूं। साबुन के छोटे टुकड़े हाथ से फिसलते रहते हैं। साबुन के टुकड़ों के साथ साथ अब तेरी जबान भी फिसलने लगी है। छोटे टुकड़ों से ही बर्तन कर, और एक टुकड़ा 1 हफ्ता चलना चाहिए। कितनी कंजूस है ये राशि भाभी, इनसे अच्छी तो माता जी हैं। क्या बुड़बुड़ा रही है? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही गाना गुनगुना रही हूँ। गाने ना बाद में गुनगुनाना, पहले काम निपटा ले। राशि भाभी, नया वाइपर कब लाओगे? ये छोटी सी झाड़ू से बाथरूम सूखता नहीं है। झाड़ू लगा जा, सूख जाएगा। काम वाली बाथरूम धोकर चली जाती है। तभी राशि नहाने जाने लगती है। बाथरूम में फिसलन थी। अचानक राशि का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसकी आवाज सुन सुमित दौड़ता हुआ आता है। राशि, अरे तुम फिसल कैसे गई? वो बाथरूम गीला था और पानी पर पैर फिसल गया। उठो, आराम से आओ, बेड पर लेटो। मेरी कमर में दर्द हो रहा है सुमित। इतनी बार मैंने और काम वाली ने बोला एक वाइपर ही तो खरीदना था, पर तुम सुनती कहाँ हो बहू। सुमित, डॉक्टर साहब कितनी देर में आ रहे हैं? मैंने फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया है, बचाव हो गया, वरना रीढ़ की हड्डी में भी गहरी चोट आ सकती थी। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, जिससे सूजन उतर जाएगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। अब तू 1-2 दिन आराम कर, घर का काम मैं देख लूंगी। माँ जी, अगर मैं नया वाइपर खरीद लेती तो आज ये सब ना होता। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इतने पैसे डॉक्टर को दे दिए। अरे पागल, रोने क्यों लगी? गलती इंसान से ही होती है बेटा, और 1-2 दिन में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राशि 2 दिन आराम करती है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। शाम के वक्त, माँ जी आपका मेकअप करके जूड़ा बना दूंगी। ये बिंदी के कुछ पत्ते लाई थी आप साड़ी के साथ। कौशल्या बहन कहाँ हो? क्या हुआ? सुमित्रा बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कल्पना के ब्राइडल मेकअप के लिए एक ब्यूटी पार्लर में बात की हुई थी। कल्पना दूसरे कामों में व्यस्त थी, मैं एडवांस देना भूल गई। पार्लर वाली कहीं और बुक हो गई। आज साए भी बड़े हैं, कोई पार्लर खाली नहीं है, सब बुक हैं। सब कुछ गलत हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। आंटी जी रोना बंद कीजिए, कुछ गलत नहीं होगा। माँ जी, आप तो जानती हैं शादी से पहले मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी हूँ। मेरे पास ब्राइडल मेकअप की सारी चीजें हैं। मैं कल्पना को तैयार करूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। राशि, तुम तो शादी से पहले ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी बेटा। भगवान तुम्हारे जैसी बहू सब घर में दे। राशि कल्पना को बहुत ही सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार करती है। सब लोग कल्पना के मेकअप और हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी स्मार्ट है। आखिर बहू किसकी है? मेरी मम्मी सबसे बेस्ट मम्मी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।